मैं संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज कोट, पौड़ी गढ़वाल। आज मैं कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। पिछले टॉपिक में हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर चर्चा किया था। इसके अंतर्गत हमने राष्ट्र निर्माण से क्या आशय है, टेस्ट विद डेस्टिनी से क्या आशय है, आज़ाद हिंदुस्तान के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थीं और इन चुनौतियों का किस प्रकार सामना किया गया। भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयों पर हमने चर्चा की थी। भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए। इसके अतिरिक्त हमने द्विराष्ट्र सिद्धांत, देसी रजवाड़ा तथा सीमांत गांधी के बारे में पढ़ा था। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, रियासतों का भारतीय संघ में विलय, देसी रियासतों के भारतीय संघ में विलय होने में कठिनाइयाँ, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शंकाओं का समाधान भी करेंगे और अभ्यास हेतु आपको प्रश्न भी देंगे। आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वह सहमति पत्र जिस पर हस्ताक्षर करके अधिकांश देसी रियासतों के शासकों ने 15 अगस्त 1947 से पहले अपनी रियासत का भारतीय संघ में विलय कर चुके थे, उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। वास्तव में यह वह विलय पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करके देसी रियासतें अपनी रियासत का भारतीय संघ में विलय करती थी। इसके एवज में उन्हें कुछ सुविधाएं, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होता था। अब हम रियासतों के भारतीय संघ में विलय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी के समय कुल 565 रियासतें थी। सबसे बड़ी चुनौती इन रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराना था। रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। रजवाड़ों के शासकों को मनाने, समझाने बुझाने की जिम्मेदारी सरदार पटेल की थी और उन्होंने इस कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और अधिकतर रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए बने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को, जैसा कि हमने आपको बताया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। परंतु कुछ रियासतों जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर और भोपाल का भारत में विलय अत्यंत कठिनाई से हुआ। इन रियासतों का विलय किस प्रकार हुआ और कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं हैदराबाद रियासत को कि इस रियासत का विलय भारत में किस प्रकार हुआ। हैदराबाद रियासत के शासक को निज़ाम कहा जाता था। हैदराबाद का निज़ाम उस समय उस्मान अली खान था। वह चाहता था कि हैदराबाद रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। उसने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथा स्थिति बहाल रखने का समझौता किया। यह समझौता मात्र 1 साल के लिए था और इस दौरान भारत सरकार से निज़ाम की बातचीत जारी रही। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। चूंकि निज़ाम हैदराबाद एक क्रूर शासक था और उसकी शासन पद्धति अलोकतांत्रिक थी, इसलिए वहाँ की जनता नाराज थी। विशेष रूप से तेलंगाना के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। वे निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निज़ाम के शासन में सबसे अधिक जुल्म का शिकार हुई थी और अब वे भी आंदोलन से जुड़ गई। आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया।
अर्धसैनिक बल को रजाकार कहा जाता था और ये अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या तथा बलात्कार पर उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ दिन तक रुक रुक कर लड़ाई चली, परंतु निजाम की सेना ज़्यादा दिन तक भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाई और अंततः निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। दूसरी रियासत थी जूनागढ़, जिसका विलय भी अत्यंत कठिनाई पूर्वक हुआ था। जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक छोटी सी रियासत थी। इस रियासत का नवाब मुसलमान था तथा वहाँ की ज़्यादातर जनता हिंदू थी। जूनागढ़ का नवाब महावत खान पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था, जबकि वहाँ की जनता इसके विरोध में थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नवाब से सहमत बिल्कुल नहीं थे। उन्हें पता था कि वहाँ की 80% गैर मुस्लिम लोग हैं। अतः सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराने के लिए नवाब पर दबाव डाला। नवाब द्वारा असहमत होने पर सरदार पटेल ने जनता की सहायता के लिए सेना को भेजा। जैसे ही भारतीय सेना जूनागढ़ पहुंची, नवाब पाकिस्तान भाग गया। दिसंबर 1948 में जनमत संग्रह कराया गया और उसमें 99% लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में अपना मत दिया और इस प्रकार जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हो गया। तीसरी रियासत जिसको लेकर भी समस्या थी वह थी मणिपुर रियासत। मणिपुर रियासत के राजा उस समय बोधचंद जी थे। आज़ादी के कुछ ही समय पहले ही उन्होंने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में भारत सरकार द्वारा उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 में चुनाव करवाया। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। वहां पर चुनाव सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ। इस तरह से मणिपुर भारत का पहला राज्य भाग बना जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। यद्यपि मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ, परंतु मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। अतः भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर ही भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। भारत सरकार को सफलता भी मिली, परंतु इस कदम से मणिपुर के लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। चौथी रियासत और अत्यंत महत्वपूर्ण रियासत है जम्मू कश्मीर, जिसका विलय अत्यंत कठिनाई पूर्वक हुआ था और आज भी जम्मू कश्मीर के विलय को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है और इस विवाद की पृष्ठभूमि उसके विलय में छिपी हुई है। जम्मू कश्मीर की रियासत के राजा हरि सिंह थे। वे भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे और उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ, दोनों के साथ समझौता करने की कोशिश की। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चला। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ें, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। ऐसे में कश्मीर के महाराजा भारतीय सेना से सहायता मांगने को मजबूर हुए।
भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ा। परंतु इससे पूर्व 26 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने महाराजा से भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए। इस तरह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय हुआ। लेकिन पाकिस्तान इस विलय को स्वीकार नहीं करता है और यही कारण है कि वह बार बार पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर को कब्जा करने की कोशिश में लगा रहता है। देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय होने में क्या क्या कठिनाइयां थी, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर सभी 565 रजवाड़े भी आज़ाद हो गए। अंग्रेजी शासन ने रजवाड़ों को यह अधिकार दिए थे कि वे अपनी मर्जी से चाहें तो भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या एक अन्य विकल्प यह भी था कि वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला लेने का अधिकार रजवाड़ों की प्रजा को नहीं थी, बल्कि वहां के राजाओं को दिया गया था, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। और यह अपने आप में एक बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। इसके अतिरिक्त भी अनेकों समस्याएं थी, जिसमें से पहली समस्या थी कि कोई भी राजा या नवाब अपना राज्य, अपनी शक्ति और अपनी संपदा सहज छोड़ने को तैयार नहीं था, और यह बात स्वाभाविक भी था। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की। तत्पश्चात हैदराबाद सहित कई शासकों ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की। दूसरी समस्या थी, रियासतों के राजा या नवाब अपनी इच्छानुसार शासन चलाने के अभ्यस्त हो चुके थे और ऐशो आराम का जीवन जीते थे। इस जीवन से एकदम वंचित होना उनके लिए आसान नहीं था, इसलिए भी वे अपनी रियासत का भारतीय संघ में विलय करने के पक्ष में नहीं थे। अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने को तैयार नहीं थे। अब हम राज्यों के पुनर्गठन पर चर्चा करते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को उस समय बनावटी मानकर खारिज कर दिया था और वादा किया था कि भविष्य में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है और देश के टूटने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः तत्कालीन केंद्रीय नेतृत्व ने इस फैसले को टालने का, कुछ दिन के लिए स्थगित रखने का फैसला किया। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले का स्थानीय नेताओं, लोगों ने चुनौती दी, क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि जैसे ही देश आज़ाद होगा भाषाई आधार पर प्रांत बनेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। तत्कालीन मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में सर्वाधिक तीव्र विरोध हुआ। विशाल आंध्र आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नया आंध्र प्रदेश बनाया जाए। इस मांग के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने 19 अक्टूबर 1952 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु की समाचार जैसे ही आंध्र प्रदेश की जनता को सुनाई पड़ी, पूरे पूरे आंध्र प्रदेश में हिंसक घटनाएं हुई, अनेक लोग घायल हो गए और मारे गए। अंततः 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की और इस घोषणा के साथ विशाल आंध्र आंदोलन की मांग पूरी हुई। लेकिन जैसे ही पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बना, उसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों से भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। अंततः केंद्र सरकार को मजबूर होकर 1953 में जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा। इस आयोग के अन्य दो सदस्य के.एम. पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू जी थे। इस आयोग को जो काम सौंपा गया था वह था राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने कुछ और भी सिफारिशें की थी, जैसे भारत की एकता और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, वित्तीय और प्रशासनिक विषयों पर भी की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, भाषाई और सांस्कृतिक सजातीयता का ध्यान रखा जाए। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया और इस प्रकार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। परंतु राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं हुई। 14 राज्यों में से 2 राज्य द्विभाषी राज्य थे, बंबई और महाराष्ट्र। 1960 में द्विभाषी राज्य दो द्विभाषी राज्य थे। एक बंबई था, दूसरा पंजाब था। 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। गुजराती भाषी क्षेत्र गुजरात, मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र। और सन 1963 में नागालैंड राज्य बना। 1966 में दूसरे द्विभाषी राज्य पंजाब को विभाजित करके हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य के नाम से राज्य बनाए गए। 1972 में असम से अलग करके मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बनाए गए। 1987 में एक बार पुनः असम का विभाजन करके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य बनाए गए। इस प्रकार असम और उससे बने 6 राज्य, इन सब को मिलाकर इन्हें पूर्वोत्तर की 7 बहनें कहा जाता है। सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया और बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाए गए। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्षमा चाहता हूं, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, सन 2020 लिखा गया है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी अति लघुत्तरी प्रश्न बनते हैं। यहाँ हमने उन सारे प्रश्नों का कलेक्शन रखने की कोशिश की है जो या तो एग्जाम में आ चुके हैं या तो भविष्य में आने की संभावना है। इसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा है
कि भविष्य में आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी कुछ प्रश्न हमने इसमें शामिल किए हैं। आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का विभाजन कब हुआ? तो ब्रिटिश भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का कितने भागों में विभाजन हुआ था? 2 भागों में विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान। ब्रिटिश भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ब्रिटिश भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, जिसे हम 3 जून की योजना भी कहते हैं। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। इसके बाद से ही गवर्नर जनरल पद समाप्त हो गया और राष्ट्रपति पद धारित हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। यद्यपि प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन वे ब्रिटिश थे, न कि भारतीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ? भारत से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली जी थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। देशी रियासतों को भारत में विलय कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष और सरदार की उपाधि किसे दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब और किसने दिया था? यह उपाधि 1928 में बारदौली सत्याग्रह में उनके योगदान के लिए बारदौली की महिलाओं ने दिया था। अगला प्रश्न है, सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी थी? यह बहुत ही फेमस कविता है और फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी। नक्शे फरियादी दस्ते सबा जिंदानामा, ये कविता संग्रह किसका है? फैज़ अहमद फैज़ का। इसके अतिरिक्त पंजाबी की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन किसने किया था? तो अमृता प्रीतम ने किया था। टेस्ट विद डेस्टिनी किसका प्रसिद्ध भाषण है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण है, नेहरू जी का भाषण है। इसके अतिरिक्त द्विराष्ट्र सिद्धांत किस पार्टी का सिद्धांत है? तो मुस्लिम लीग का सिद्धांत है। किस नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हें सरहदी गांधी भी कहा जाता है। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565 थी। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। मणिपुर के किस राजा ने भारतीय संघ में अपने रजवाड़े के विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो राजा महाराजा बोधचंद जी थे। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला प्रश्न जिस पर हम चर्चा करेंगे, वह है, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का दिन। यह कथन है महात्मा गांधी जी का। उन्होंने कहा था कि यह दिन हमारे लिए खुशी का भी दिन है और गम का भी दिन है। खुशी का दिन इसलिए है कि आज हमें आज़ादी मिल रही है, सैकड़ों साल की गुलामी के बाद हम आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन गम इस बात का है कि हम विभाजित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब और किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो 1953 में जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में गठित हुई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो 1956 में पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था और इसके तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश
बनाए गए। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो मद्रास प्रांत से के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके बनाया गया था। अब आइए आज के लिए हम अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? ये पहला अभ्यास प्रश्न है। दूसरा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या आशय है? तीसरा प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था? इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? चौथा प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? पांचवा प्रश्न है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित रियासतों के स्थान चिन्हित कीजिए। जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद और मैसूर। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।